नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी और ये है दी lallantop.com का न्यूज़ रूम। पिछले कई दिनों से फेसबुक और ट्विटर पर हमारे कई प्रिय पाठक हमसे बार बार हमें ये आदेश दे रहे थे कि आप लोगों का भी हम मत जानना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर, उनकी कैबिनेट के सिलेक्शन पर। तो हमने आपसे ये वायदा किया था कि सोमवार के दिन, शनिवार इतवार की छुट्टी थी, थोड़ा पढ़ रहे थे, देख रहे थे, पूछ रहे थे पार्टी की अंदरूनी खबर रखने वाले लोगों से कि या इलाही ये माजरा क्या है, हुआ क्या आखिर। और अब हम अपने हिस्से की कहानी लेकर, जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, आपके सामने हाजिर हुए हैं। योगी आदित्यनाथ 40 साल का साधु कैसे बन गया। इससे पहले ये याद कर लें कि इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ है जब भगवा वेशधारी व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना। पहली मर्तबा ये हुआ नंदमूरी तारक रामाराव के केस में। एनटी रामाराव मुख्यमंत्री तो पहली मर्तबा 1983 में बन गए थे। 9 महीने पुरानी उनकी पार्टी थी, जिसको कांग्रेस के स्टालवर्ट इंदिरा गांधी समेत गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए आंध्र प्रदेश के, तो सबका डब्बा गुल हो गया था। 1 बरस के भीतर एनटी रामाराव जब अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका गए थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में उन कांग्रेसी नेताओं ने, जिन्होंने बाद में अपनी वफादारी बदल के एनटीआर के खेमे में आना मुफीद समझा था, अपनी वफादारी, अपना पाला फिर बदला, फिर कांग्रेस की गोद में चले गए और एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने की उन्होंने कोशिश की। 84 में ये हुआ। एनटीआर वापस आए, राष्ट्रपति के सामने परेड हुई, गवर्नर को हटाना पड़ा कांग्रेस को दबाव में, और उसके बाद एनटीआर ने फिर से चुनाव करवाए और बड़े बहुमत के साथ आए। तब उन्होंने भगवा चोला धारण कर लिया था। उनके पीछे तिरुपति के भगवान की बड़ी सी तस्वीर रहती थी ऑफिस में। हमेशा गेरुए वस्त्रों में रहते थे, गेरुआ वो साफा बांधा करते थे। ये पहला मौका था। दूसरा मौका आया जब उमा भारती के नेतृत्व में टीकमगढ़ की लड़की, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ी विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर की पुराने रियासत की रानी, राजमाता विजय राजे सिंधिया के प्रेरणा से 80 के दशक में कथा वाचन से राजनीति में आई, राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहीं, भाजपा में सक्रिय रहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, खजुराहो से कई बार सांसद रहीं, और फिर दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल का उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने अंत किया। वो बात और है कि 1-1.5 बरस के भीतर ही हुबली में एक प्रकरण हुआ था कर्नाटक के झंडा फहराने को लेकर। उमा भारती को उसमें जब सम्मन हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि उनका कद और बड़ा होगा, दिल्ली के नेताओं ने उन्हें समझाया और इस्तीफा देके वो वहां पहुंची, जमानत हुई। तो उसके बाद वंदे मातरम तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली। लेकिन पार्टी में जो उनका विरोधी खेमा था कुछ और ही सोचे बैठा हुआ था। तो उनके बाद बाबूलाल गौर वहां पे मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, उमा के रास्ते अलग हो गए। उमा का वो प्रसंग बड़ा चर्चित है जब वो संसदीय दल की मीटिंग थी और कैमरामैन के सामने, पत्रकारों के सामने वो ये बोलते हुए उठ खड़ी हुई कि आडवाणी जी, मैं आपको चुनौती देती हूं, मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके दिखाइए। उमा क्यों नाराज थी? उमा इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्हें लगता था कि दिल्ली की एक कोटरी, पढ़ें अरुण जेटली एंड ऑल, जिनका मीडिया में अच्छा रसूख है, लगातार उनके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ से पहले के 2 भगवा वेशधारी साधुओं के राज्य के सबसे ताकतवर सिंहासन पर बैठने की कहानी थी। मगर अभी तो चर्चे, या जिसको हम लोग वेबसाइट की लैंग्वेज में, सर्च की लैंग्वेज में कहते हैं कीवर्ड, सर्च वर्ड, योगी आदित्यनाथ हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ के सर पर ताज कैसे सज गया? भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की मशीनरी के थ्रू और कुछ अलग एजेंसीज के थ्रू लगातार ये सर्वे करवा रही थी पिछले 6 महीने से कि यदि राज्य में पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। एक सर्वे के नतीजे तो मुझे एक नेता ने फोन ऑन करके सुनवाए थे, जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। इसलिए मुझे सर्वे, उसकी फाइंडिंग्स और उसकी विश्वसनीयता पर किसी भी किस्म का शक नहीं है। लगभग हर सर्वे में
ये बात सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 1998 से लगातार जो सांसद हैं वो मुख्यमंत्री के पद के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत काडर वोटरों के बीच। लेकिन ये तो सर्वे था और सिर्फ सर्वे के आधार पर ना तो बीजेपी में टिकट बटे और ना ही सर्वे के आधार पर बीजेपी में मुख्यमंत्री का चयन होता है। तो सर्वे के बाद आगे क्या? दरअसल यूं समझिए कि मुख्यमंत्री के पद के योगी के अलावा अगर पिछले 1 बरस का नजारा देखें तो 6 दावेदार थे। राजनाथ सिंह, वरुण गांधी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ, टोटल 6। राजनाथ सिंह को अमित शाह और उनकी टीम ने मनाने की बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बन जाएं। राजनाथ को ऐसा लगा कि ये दिल्ली की मोदी के पक्ष की लॉबी का एक प्लान है जिसके जरिए उन्हें केंद्र की राजनीति से हटाया जा सके और वापस उनका प्रोफाइल छोटा कर दिया जाए। आखिर 2002 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी हार के बाद से राजनाथ ने राज्य स्तर का कोई पद या राज्य स्तर की राजनीति में किसी किस्म की दिलचस्पी दिखाई भी नहीं थी। 2002 में राजनाथ चुनाव हारे, दिल्ली आए, कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में कृषि मंत्री बना दिए गए, राज्यसभा के रास्ते आए। जब जिन्ना प्रकरण हुआ 5-6 में तो आडवाणी के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। एक कार्यकाल आधा, एक कार्यकाल पूरा। उसके बाद गडकरी आए और जब गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलना लगभग तय हो गया था तो पूर्ति घोटाले का एक जिन्न निकला दिल्ली की मीडिया में। कहा गया कि गडकरी के नेतृत्व में जो कुछ औद्योगिक यूनिट्स चलती हैं उनमें गड़बड़ी है। बाद में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई, लेकिन गडकरी का जो दावेदारी थी वो खटाई में पड़ गई और राजनाथ सिंह फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उस समय राजनाथ के समर्थकों के बीच एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती थी। वो इस तरीके से थी कि चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए लड़ा जा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह बनेंगे। इस थ्योरी का आधार ये था कि यदि 2014 में एनडीए को अपने तहीं पूरा बहुमत नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जैसे पोलराइजिंग फिगर के नाम पर और दल सहमत नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी आडवाणी खेमे के किसी नाम को आगे बढ़ाएंगे नहीं, चाहे वो आडवाणी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वेंकैया नायडू हो, चाहे अनंत कुमार हो, ऐसे कोई भी नाम। और ऐसे में उनकी व्यवस्था होगी कि वो एक ऐसे नाम पर हामी भरे जो संघ को भी स्वीकार्य हो। राजनाथ सिंह के राजनीतिक उत्थान में संघ की सबसे बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे केंद्र में उनकी आमद हो। लेकिन राजनाथ सिंह ने चुनाव के पहले मना कर दिया। इस तरह की भी अपुष्ट खबरें आई कि टिकट वितरण के कई तौर तरीकों से नाराज होकर कई बार वो मीटिंग से झल्ला के निकल गए। हालांकि जाहिर सी बात है कि माइक, मीडिया, कैमरे के सामने कोई इस तरह की बात नहीं करता है। बताते हैं कि राजनाथ को लगभग को भवन में बैठना पड़ा, तब जाकर नोएडा जैसी सेफ सीट से उनके बेटे पंकज सिंह को टिकट मिला। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने यह तो तभी तय कर लिया था कि राजनाथ सिंह के राजनीतिक कद की छटनी करनी जरूरी है और ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो राजनाथ के इलाके से आता हो, उन्हीं के जाति समूह से आता हो और युवा हो, ताकि उसको खिलने और उभरने का भरपूर मौका मिले। और वो नेता हैं योगी आदित्यनाथ। मगर दावेदार और भी थे। 2 दावेदार ऐसे थे जो पिछले 1 बरस से लगातार सोशल मीडिया पे वो उनके समर्थक एक्टिव थे। हर जिले में, हर बूथ पे वो अपना एक पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये 2 नाम थे, योगी आदित्यनाथ जो सीएम बन गए और दूसरे वरुण गांधी जो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की, एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के हक में कुछ कॉमन बातें थी। वरुण गांधी अपने उस विवादित बयान के चलते, भाषण के चलते जो उन्होंने पीलीभीत से चुनाव लड़ते वक्त दिया था, हिंदुत्व का एक चेहरा बन गए थे। गांधी परिवार से आते हैं जिसका एक पुराना क्लाउट रहा है। युवा थे। माताजी ने हमेशा गैर कांग्रेस की राजनीति की। जब उनका अपनी सास इंदिरा गांधी से पति संजय गांधी की हादसे में मृत्यु के बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद से लगातार संजय विचार मंच बनाया, फिर जनता दल में आई, फिर निर्दलीय लड़ी और बाद में भाजपा में आ गई। मगर वरुण गांधी जमीन से नहीं जुड़े थे। आप एक चीज गौर करिए, बीजेपी के स्ट्रक्चर में अब लगातार एक अरुण जेटली का अपवाद छोड़ दें। अरुण जेटली इसलिए भी नरेंद्र मोदी की और भाजपा की जरूरत है
क्योंकि कुछ मसले लुटियंस दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट और इन सारी चीज़ों से ही निपटते और तय होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी में अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जो एक लुटियंस दिल्ली की कोटरी है, अंग्रेजी बोलने वाली और एक खास किस्म के कॉकस से घिरी रहने वाली, ब्यूरोक्रेटिक बहुत अपने स्टाइल में, उससे मुक्ति पाने की कोशिश की जा रही है। वर्नाकुलर वाले लोग, देसी किस्म के लोग आगे आ रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जो हिंदी में ज्यादा सहज हैं, चाहे अमित शाह हो जो आज भी गुजरात भवन से रह के ज्यादातर ऑपरेट करते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ हो। अब आप कंपैरिजन करिए, क्या वरुण गांधी ने अपने जीवन में कितनी सुबहें देखी होंगी जब सुबह 4 बजे वो सो के उठे होंगे, उन्होंने गायों को चारा खिलाया होगा या बहुत ही अनुशासित दिनचर्या में रहे होंगे। और इसका एक समानार्थ आप देखिए नरेंद्र मोदी के जीवन में, जो आज भी 3 से 4 घंटे सोते हैं, जो खबरें आती हैं, योग को लेके, आहार को लेके, अनुशासन को लेके बहुत पाबंद हैं। और वरुण गांधी के हक में किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं था। इमरजेंसी को ये लोग अक्सर मुद्दा बनाते रहते हैं। इमरजेंसी का खलनायक जनता पार्टी, जनसंघ या बीजेपी तो छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस ने वरुण के पिता संजय गांधी को ठहरा रखा है। प्रणब मुखर्जी के संपादन में जो कांग्रेस की कुछ बरस पहले इतिहास आया था आधिकारिक, उसमें भी ये बात कही गई थी। और वरुण को पुश करने वाला उनकी अपनी मम्मी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी के अलावा कोई भी नहीं था। उन्हें और कहीं से भी समर्थन नहीं मिल रहा था। वरुण गांधी का अपना कोई बहुत आधार नहीं था। सोशल मीडिया पे जरूर लोग थे जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे थे, आप कोई स्टोरी डालिए, कोई सर्वे करिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, 10 ऑप्शन दीजिए, तो योगी आदित्यनाथ और वरुण गांधी इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा सवाल आते थे, सबसे ज्यादा समर्थन आता था। लेकिन वरुण टिक नहीं पाए और फिर वरुण ने बयान देने शुरू कर दिए, अपनी लिबरल इमेज बनाने की कोशिश की, पार्टी को आंखें दिखाने की कोशिश की। और इस नई बीजेपी में, पोस्ट अटल बीजेपी में, पोस्ट आडवाणी बीजेपी में आंखें तरेरने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने अपना राजनीतिक सफर सफलता के साथ उस सूबे में शुरू किया जहां पर कभी तो केशु भाई पटेल ने आंखें दिखाने की कोशिश की और कभी एक और भाई ने जो बाद में कांग्रेस में भी चले गए, लेकिन सफल नहीं हुए। तो वरुण गांधी भी इसीलिए सफल नहीं हुए। तीसरा नाम केशव प्रसाद मौर्य, बहुत तेजी से उभरा नाम है। 1-1.5 बरस पहले तक कोई उन्हें जानता भी नहीं था, बहुत ज्यादा। सूबे की भी छोड़ दीजिए, इलाहाबाद की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द 2007 में चुनाव लड़े थे, इलाहाबाद की एक सीट से तीसरे नंबर पे रहे थे केशव मौर्य। जिला पंचायत वगैरह में एक्टिव रहे, 2012 में फूलपुर से चुनाव लड़े, जीते। और केशव मौर्य के विश्व हिंदू परिषद, मतलब संघ का भी एक सेक्ट, एक संगठन अनुषांगिक, उसमें बहुत तगड़े ताल्लुकात रहे। मतलब इनकी पैरवी करने के लिए अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, ये जो पूरी लॉबी थी संघ के साथ अपने पुराने रिश्ते। आप ये गौर करिए कि आपका कोई बहुत पुराना जिगरी यार हो जिसके साथ आपने 20-30 साल संघर्ष किया और वो कभी किसी के नाम की पैरवी करने के लिए आपके पास आए, तो आप कैसे मना कर पाएंगे। अशोक सिंघल का बीजेपी आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ, शीर्ष पदाधिकारियों के साथ वैसा ही रिश्ता है। मतलब 50-60 के दशक के दौर में, 70 के दशक में जब संघ मजबूती पा रहा था, जनसंघ अपने डैने फैला रहा था, फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा था, तब ये अशोक सिंघल जैसे लोग थे जो प्रचारक थे, कोई प्रांत में, कोई जिले में, और संगठन को खड़ा कर रहे थे। तब सत्ता और संगठन उनके मुफीद नहीं था, हालात मुफीद नहीं थे। और ऐसे में अशोक सिंघल जैसे लोग यदि केशव प्रसाद मौर्य जैसों की पैरवी करते हैं तो ये सहज ही उनके पक्ष में हो जाता है। कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर से टिकट भी इसी बिना पर मिला, लोकसभा का। और उसके बाद जब बात आई कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कार्यकाल पूरा हो गया है, जो मेरठ की सीट से विधायक भी थे, इस बार हार गए चुनाव, तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। अमित शाह के ध्यान में ये बात थी कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो 2017 के चुनाव तक रहेगा। अमित शाह के ध्यान में ये भी बात थी कि जैसे जैसे बीजेपी से कल्याण सिंह का असर घटता गया और उनकी रुखसती हुई, वैसे वैसे बीजेपी छींचती गई। बीजेपी के लिए सवर्ण वोटर लगभग ग्रांटेड था, उसको जरूर, और नेता भी बहुत थे उसके पास, उसको जरूरत थी एक तगड़े ओबीसी फेस की, जो कल्याण सिंह की बात हो नहीं पाया। 2012 के चुनाव में इन्होंने उमा भारती को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भिज्ञ नहीं थी यहाँ की परिस्थितियों से, खासतौर पे बुंदेलखंड के बाहर, तो वो दांव चल नहीं पाया था। ऐसे में प्रदेश के कई ओबीसी नेताओं का नाम सामने आया, किसी के नाम पे किसी ने वीटो कर दिया, किसी के नाम पे किसी ने वीटो, और तब केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया। और यहां से केशव प्रसाद मौर्य का प्रोफाइल बड़ा होना शुरू होता है।
लेकिन अगर आप सर्वे की बात करें, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, तो केशव प्रसाद मौर्य सर्वे में योगी आदित्यनाथ वगैरह से काफी पीछे थे। उनके हक में बस एक बात ये जाती थी कि मीडिया पर दिखने की वजह से और प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से और टिकट वितरण में ठीक ठाक से होने की वजह से ओबीसीज के बीच वो सबसे पॉपुलर चेहरा थे बीजेपी के लिए स्टेट के लेवल पे। केशव प्रसाद मौर्य का नाम शुरू में नहीं रहा, इसीलिए अमित शाह ने ये बयान दिया कि हमने केशव जी को कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुने, जो भी व्यक्ति है वो चुने। तो इसका ये संकेत निकाला गया, ये निहितार्थ निकालेगा कि केशव तो दावेदारी में है नहीं। कई लोगों ने ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कई मुकदमे कायम हैं, इस वजह से पार्टी उनको ये जिम्मेदारी देना नहीं चाहती है, और भी कई वजहें बताई गई। लेकिन आखिरी में जब केशव प्रसाद मौर्य और उनके सहयोगियों ने पर्याप्त प्रेशर बना लिया, तो ये तो तय हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य टॉप 3 में से एक रहेंगे। और जब केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि उनके नाम पे सहमति नहीं बना रहा है संगठन, नहीं सोच रहा है उनके बारे में, तो वो अपनी पूरी ओबीसी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हो गए और यहां से हालात बदले। अब एक नाम आता है मनोज सिन्हा का, जिनको मीडिया ने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर 3 दिन चेज किया। मनोज सिन्हा मंदिर में जा रहे हैं, मनोज सिन्हा एयरपोर्ट पर उतर गए, रात दिन अपडेट होते रहे। सच्चाई यह है कि मनोज सिन्हा का नाम शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गया था, और उसकी वजह थी 90 के दशक की एक अदावत। क्या है यह अदावत? यह अदावत यह है कि संघ के एक प्रचारक कृष्ण गोपाल जी, संघ की भाषा में, उन दिनों पूर्वांचल का काम देखा करते थे, और मनोज सिन्हा बीएचयू के आईटी से, जो कि अब आईआईटी हो गया है, बीटेक एमटेक किए हुए थे, खांटी देसी अंदाज वाले व्यक्ति थे, खरी खरी बोलने वाले व्यक्ति थे, और इस तरह की भी एक छवि बनी थी कि भूमिहारों की राजनीति करते हैं, जो उनकी जाति है और जिसका उनके जिले गाजीपुर के इर्द गिर्द अच्छा खासा प्रभाव है। और कृष्ण गोपाल और मनोज सिन्हा की नहीं बनी। अब देखिए कब की अदावत कब रंग लाती है। आज की तारीख में संघ की तरफ से उत्तर प्रदेश का काम 2 लोग देखते हैं, दत्तात्रेय होसबले और कृष्ण गोपाल। दत्तात्रेय होसबले ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डब्बा खुलने से पहले पूरे यकीन के साथ कहा था कि हम 300 सीटें जीत के आ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति कृष्ण गोपाल एक शिव कुमार जी भी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का काम ज्यादा देखा, हालांकि प्रभार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों का था। तो कृष्ण गोपाल जैसे लोगों ने और आरएसएस ने मनोज सिन्हा के नाम पे वीटो कर दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो पहली पसंद इसलिए थे कि आईआईटी से पढ़े हुए हैं, छवि साफ है, उम्र भी उनके पक्ष में है, बहुत ऐसा नहीं कि 55-60 से ऊपर के हैं, और इनको एक ऐसा टेक्नोक्रेट किस्म का व्यक्ति चाहिए था, जैसे मनोहर पर्रिकर को ये यहाँ पे लेके आए थे, जो डिलीवर कर सके। बहुत राजनीति करने की अभी 1.5-2 बरस जरूरत नहीं। यूपी में जरूरत है कि 2 साल में अगर बिजली की व्यवस्था दिख जाए सही, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, सड़कें तेजी से बनने लगे, तो एक अकीदा पैदा हो जाएगा कि राज्य में काम हो रहा है। और अंततः मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। एक आपकी कैसी छवि बनती है, इससे चीजें बहुत तय होती हैं। मुलायम सिंह यादव को कतई अंदाजा नहीं रहा होगा जब उन्होंने एक रैली में कहा होगा लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, कि ये बयान उनको बार बार लगातार इतना हॉन्ट करेगा। मीडिया में नहीं, मैं हम लोग जब ग्राउंड पे गए तो लड़कियां बार बार इस बयान का जिक्र करती थी। तो संघ के वीटो की वजह से मनोज सिन्हा का नाम बाहर हो गया। एक और नाम था जिसकी मीडिया में ज्यादा चर्चा हो रही थी, दिनेश शर्मा का नाम, जो लखनऊ के दूसरी बार मेयर हैं, अमित शाह के करीबी हैं, गुजरात के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। लेकिन दिनेश शर्मा के खिलाफ ये बात जा रही थी, एक तो वो ब्राह्मण हैं और पार्टी चाह रही थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाए जो कास्ट के इक्वेशंस को सुपरसीड करने की हैसियत रखता हो। जैसे नरेंद्र मोदी जिस घाची समुदाय से आते हैं, जिस तेली समुदाय से आते हैं गुजरात के, उसका इलेक्शन के लिहाज से देखा जाए, नंबर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इनफैक्ट गुजरात की राजनीति आप देखेंगे तो पटेलों के इर्द गिर्द घूमती रही। वो डोमिनेंट कास्ट है, जैसे हरियाणा में जाट हैं, पंजाब में जट सिख हैं, ज्यादातर उसी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री आते रहे। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से क्या हुआ कि जो बाकी कास्ट थी उनको लगा कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, कम से कम जो ऑब्वियस सी डोमिनेंट कास्ट है वो उसका मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, सत्ता का जो ऊपर का जिक्सा फसल है वो थोड़ा सा खुलना चालू हुआ है, थोड़ा सा समझ में आना चालू हुआ है। तो दिनेश शर्मा के केस में वो चीज उनके खिलाफ जाती थी। दूसरी चीज ये थी
कि दिनेश शर्मा संगठन के लिहाज से तो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को संभाला, गुजरात के मामले देख रहे हैं, लेकिन चुनाव के लिहाज से अभी नरेंद्र मोदी को यह भी लग रहा है कि वो कब तक अपने कांधे पर ढोएंगे, कब तक वोट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता रहेगा। जैसे जब वो राजस्थान जाते हैं तो कुछ वोट वसुंधरा के नाम पे मिलता है, कुछ मोदी के नाम पे। मध्य प्रदेश जाते हैं तो कुछ वोट शिवराज चौहान के नाम पे, कुछ मोदी के नाम पे। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था, एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसके नाम पर वोट मिलने लगे। और ऐसे में दिनेश शर्मा का नाम भी कट गया और बचा योगी आदित्यनाथ का नाम, जिसके साथ कई प्लस पॉइंट थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि उन्हें अखिलेश यादव से मुकाबला करना है आगे की 10 साल की पॉलिटिक्स में, और अखिलेश यादव खुद 42-43 साल के हैं और योगी आदित्यनाथ 44 साल के हैं, हिंदुत्व के का चेहरा हैं। और जो नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें जो बात बार बार कही जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को मंचों पर कम से कम फकीर कह सके, तो योगी आदित्यनाथ भी कह सकते हैं कि साहब हमने तो घर परिवार छोड़ रखा है, भगवा ओढ़ रखा है, हमें कोई मोह माया नहीं चाहिए। ये वो कहानी थी जो हमने आप लोगों को बताई। अगले फेसबुक लाइव में हम आपसे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी कैबिनेट चुनी तो क्या फैक्टर्स हावी रहे, क्यों इसको सवर्णों की भरमार वाली कैबिनेट कहा जा रहा है, 8 ब्राह्मण 8 ठाकुर चेहरे, क्यों इस कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग को नारे के तौर पर तो तवज्जो देने की बात कही जा रही, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।